तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो क्वेश्चन 26 को रीड करें। हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। आपके पास अवेलेबिलिटी है 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज की अवेलेबिलिटी है, वहां शीट पर लिखिए 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो। आपको रो अरेंजमेंट देना। रो अरेंजमेंट में ना परम्यूटेशन लगता है, तो कैन बी सीटेड इन ए रो अरेंजमेंट देना है। सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। उसको नीचे लिखिए नो 2 बॉयज आर टुगेदर। नो 2 बॉयज are together. Girls can be together, but boys will not be together. Not even 2 boys will be together. 3 together तो बिल्कुल भूल जाओ। 2 boys also should not be together. सारे boys अलग अलग हो। Girls can be together. ये इनका क्वेश्चन, और अब हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। सबको बराबर सुनाई पड़ रहा है? एक जना बताओ हमको। आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज रो अरेंजमेंट, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। हम आपको एक सैंपल अरेंजमेंट देते हैं। इस टाइप का सैंपल अरेंजमेंट ये है। गर्ल्स मोर हैं तो गर्ल्स को पहले सीट कर दो। जी 1 2 3 4 5 गर्ल्स बैठ गई, तो 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन फैक्टोरियल 5 वेज। 5 गर्ल्स हैं, दे कैन बी सीटेड इन फैक्टोरियल 5 वेज। अब बॉयज का प्लेस देखिए यहाँ पर है, नो 2 बॉयज टुगेदर। तो ये जो हमने मार्किंग कर दी, ये बॉयज के प्लेसेज हैं। डॉट मार्क्ड प्लेसेज फॉर बॉयज। डॉट मार्क्ड प्लेसेज फॉर बॉयज। फॉर 3 बॉयज। इनके ऊपर डॉट मार्क जो प्लेसेज हैं उन पे 3 बॉयज बैठ सकते हैं। और गर्ल्स कैन इंटरचेंज विद गर्ल्स इन फैक्टोरियल 5 वेज। गर्ल्स कैन बी सीटेड, अरेंज्ड या सीटेड, कुछ भी बोलिए, इन फैक्टोरियल 5 वेज। और इसमें कॉम्बिनेशन नहीं, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट में हमेशा, सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा परम्यूटेशन लगता है, तो ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा ना वीडियो क्वालिटी देखो, बेहतर मैं कर दूं तो हो जाए तो अच्छा है। तो अभी करता हूँ। ये सब कुछ ठीक है। ओके, तो अब रही बात बॉयज की। तो बॉयज के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेसेज हैं। तो बोल रहे 6 डॉट मार्क प्लेसेज फॉर 3 बॉयज। तो बॉयज कैन बी सीटेड इन 6p3 वेज। क्योंकि 6 चेयर्स हैं और 3 बॉयज हैं, तो 6 चेयर्स पर 3 बॉयज 6p3 वेज में। या इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि 6 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 चेयर्स हैं और 3 बॉयज हैं। तो फर्स्ट बॉय हैज 6 चॉइसेज, सेकेंड बॉय हैज 5 चॉइसेज, थर्ड बॉय हैज 4 चॉइसेज। यू डू दिस वे और यू डू 6p3 वेज, ऑल द सेम। वो वही है। तो हमें तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को बिठाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज एज डिजायर्ड बाय द क्वेश्चन इज फैक्टोरियल 5। वेज में गर्ल सीट हो गए एंड मीन्स इनटू 6p3। फैक्टोरियल 5 हो गया 126p3।
6 से स्टार्ट करें, 3 रेगुलर फैक्टर्स, और नो फैक्टोरियल सी होता है तो फैक्टोरियल 3 का डिवीजन भी लगता है। 6 से स्टार्ट करें, 3 रेगुलर फैक्टर्स, 14400 इसका आंसर है। ये पता है, ये 120 हो गया, 120 इंटू 120, 12 12 या 144 होता है, तो इसलिए आंसर हमने लिख दिया। अब आप देख लो कोई कंफ्यूजन, डाउट, और राइटिंग भी साथ साथ करनी है। अच्छा, हाँ, कंफ्यूजन डाउट डिस्कस कर सकते हैं, क्यों नहीं। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं आपके साथ थोड़ा सा। ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल पहुंचा हुआ है, इसको रीड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 31। तो हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर? एपीज विद 10 टर्म्स कहते हैं। हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म इज इन द सेट? क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3, मतलब फर्स्ट टर्म विल कम फ्रॉम 1 2 3 एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पता है एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बिलोंग्स टू सेकेंड सेट 2 3 4, और इन्होंने डिमांड की नंबर ऑफ एपीज, नंबर ऑफ एपीज विद 10 टर्म्स। वो टर्म्स तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया इन्होंने, 10 टर्म्स हो चाहे उसमें 100 टर्म्स हो, जो नंबर ऑफ एपीज है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। 10 टर्म्स, 50 टर्म्स, 100, नंबर ऑफ टर्म्स से फर्क नहीं आएगा। मैं सोल्यूशन करके देता हूं। देखिए यहां पर है, मैंने इतना मटेरियल वहां से लिख दिया। ए इज इन द सेट 1 2 3, तो दैट मीन्स ए कैन बी selected in 3 ways. A can be selected in 3 ways. A है 3 choices, सीधा A can be selected, और सिंगल नंबर एक लेना है, 3p1 या 3 ways. A can be selected in 3 ways, and D also has 3 choices. D can be selected in 3 ways. और 1 AD से 1 AP बनती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एपीज, नंबर ऑफ एपीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एडीज। जितने एडी होंगे उतनी एपी होंगी, तो एडी कितने होंगे? एक ए सिलेक्टेड इन 3 वेज एंड डी सिलेक्टेड इन 3 वेज, सो 9 एपी आर पॉसिबल। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो चाहे 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे लेके चलें। Okay, so we go to next question. ये है आपका क्वेश्चन 34। In a students reunion meeting in a school, 16 students show up. Question 34, उसमें लिखिए 16 students come. 16 students have come in the meeting. They have come in the meeting.
मीटिंग में 16 स्टूडेंट्स आ गए। ईच शेक्स हैंड विद अदर एग्जैक्टली वंस। ईच वन शेक्स हैंड विद द अदर एग्जैक्टली वंस। यस, एग्जैक्टली वंस का मतलब ए शेक्स हैंड विद बी और बी शेक्स हैंड विद ए, इट्स ऑल द सेम। ए शेक्स हैंड विद बी और बी शेक्स हैंड विद ए, इट्स ऑल द सेम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स। आपको टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स चाहिए। जैसे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता हो और नंबर ऑफ लाइन्स पूछी हो। ये क्वेश्चन है आपका लेटेस्ट वाला कि 16 स्टूडेंट्स हैव कम इन द मीटिंग, ईच वन शेक्स हैंड विद द अदर एग्जैक्टली वंस, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स। जैसे कि हेक्सागन वाला क्वेश्चन आपने किया था जिसमें 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स बोलिए 6 पॉइंट्स होते हैं, साइडें तो हैं 6 पॉइंट्स। तो 6 पॉइंट से नंबर ऑफ साइड्स 6C2 बनती हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइंस, इन लाइंस में साइड्स भी होते हैं और डायगोनल भी होते हैं। तो 6C2 नंबर ऑफ लाइंस क्यों होती हैं? क्योंकि 6 में से 2 एट ए टाइम लेकर के 1 लाइन बनती है। इसी तरह हैंडशेक के लिए 2 स्टूडेंट्स एट ए टाइम चाहिए। तो 16 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं एंड 2 आर नीडेड फॉर हैंडशेक एट वन टाइम। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स चाहिए इनको, तो दिस विल बी 16C2। जैसे नंबर ऑफ लाइंस चाहिए होते हैं, लाइन ए बी लाइन और बी ए लाइन में कोई फर्क नहीं होता, उसी तरह इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ओके। तो 16C2 कैन बी रिटन एज 16 into 15 by factorial 2। तो वो हो गया 2 8 जा 16, 120। 15 into 8 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यही है, हैंडशेक के लिए 2 पर्सन्स चाहिए और ए बी बी ए में फर्क नहीं है। ए शेक्स हैंड विद बी और बी शेक्स हैंड विद ए, इट्स ऑल द सेम। सो इट इज नॉट परम्यूटेशन, इट इज कॉम्बिनेशन। इसलिए यहाँ सी लगाया, पी नहीं लगेगा। हैंडशेक वाले क्वेश्चन में पी फॉर परम्यूटेशन नहीं लगेगा। अब आप देख लो, डाउट पूछ लो बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 33। 34 पहले आ गया था, हाँ 34 बाई चांस पहले आ गया, 33 बाद में है, कभी हो जाते हैं अप डाउन। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें हम लोग। ए स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वाले पहले भी किए हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 33 डालते हुए। स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस चूजिंग एट लीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट ए एंड पार्ट बी। स्टूडेंट को 10 क्वेश्चंस का आंसर देना, तो आप लिखिए 10 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, आर टू बी आंसर्ड बाय ए स्टूडेंट। ओके, 10 टू बी आंसर्ड शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। चूजिंग एट लीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट ए एंड बी। तो एट लीस्ट 4 फ्रॉम ए एंड एट लीस्ट 4 फ्रॉम बी। वो एट लीस्ट वर्ड 2 बार वैलिड है। 4 फ्रॉम बी, दोनों पार्ट से मिनिमम 4 क्वेश्चन ये चूज करेगा। मतलब एक ही पार्ट के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता उसको। ही हैज टू चूज 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी। आगे रीड करें।
if there are 6 questions in part A and 7 in part B, अब इन्होंने बताया कि पार्ट A contains 6 questions, साइड में लिखें पार्ट B contains 7 questions, पार्ट B में 7 questions हैं और पार्ट A में 6 questions हैं. In how many ways can student choose 10 questions? इन्होंने आपसे नंबर ऑफ वेज की डिमांड रख दी. इतना मटेरियल देखिए, मैंने क्वेश्चन रीड करके इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया. ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है. देख लो, आपने लिखा होगा, मैंने बोला, तो आप देखिए इसके आसपास लिखा है क्या आपने. 10 questions to be answered, at least 4 from part A and at least 4 from part B. कम से कम 4 from each part को सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ वेज इन्होंने डिमांड किए हैं. ठीक, ओके. तो कम से कम 4 पार्ट ए के लेने और कम से कम 4 लेने हैं पार्ट बी के. तो नंबर ऑफ वेज आपको पता लगाने हैं. तो अभी पहले क्या है ना, वो केसेज पता करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है और फिर उन केसेज के कॉम्बिनेशंस की. क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड नॉट परम्यूटेशन. ठीक है. तो केस कौन कौन से बनते हैं. कम से कम 4 फ्रॉम ईच पार्ट. तो उस स्टूडेंट को चॉइस है कि वो 4 ऑफ ए कर दे एंड रिमेनिंग 6 फ्रॉम बी कर दे. एक चॉइस उसकी ये है. देखो, क्योंकि 4 के एक से मिनिमम 4 उसको करने पड़ेंगे और बी से भी मिनिमम 4 करने पड़ेंगे. तो ए के मिनिमम वो ले ले 4 क्वेश्चंस और बचे हुए बी के कर दे. एक चॉइस ये है. या वो इस तरह कर दे कि ए का इंक्रीज कर दे, 5 फ्रॉम ए एंड 5 फ्रॉम बी. वो अपने क्वेश्चंस को इस तरह भी कर सकता है और इसमें वो जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड है. एटलीस्ट 4 फ्रॉम ए, एटलीस्ट 4 फ्रॉम बी कंडीशन इज वेरी मच फुलफिल्ड. अभी और क्या कर सकता है. 6 फ्रॉम ए से और भी इंक्रीजमेंट कर दे एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी, 4 फ्रॉम बी. अब वो इंक्रीज नहीं कर सकता. 6 + 4 तक ठीक है. अब 7 फ्रॉम ए बिल्कुल भी नहीं कर सकता. ए में तो 7 क्वेश्चन एग्जिस्ट भी नहीं करते. वैसे 7 फ्रॉम ए अगर 7 ए में होते भी तो भी 3 फ्रॉम बी नहीं ले सकता वो, बिकॉज स्टूडेंट हैज टू चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम बोथ सेक्शंस. तो इसके पास ये 3 चॉइसेज हैं. ही कैन अटेम्प्ट 4 + 6 और 5 + 5 और 6 + 4. 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट करना है. दीज आर द चॉइसेज अवेलेबल टू हिम. अब इनके जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, नंबर ऑफ वेज, इनको करने के जो वेज हैं वो लिखते हैं. इसके वेज आप बताओगे बेटा? कोई अच्छा है बताओ तो. 6c4 into 7c6. हाँ बिल्कुल सही है. 6c4 into 7c6. 6 पार्ट ए के लिए, 6 में से 4 ले लिए पार्ट ए के और 6 ले लिए पार्ट बी के. तो 7c6 आ जाएगा. आप जरूर इसका भी बता दोगे फिर. तो 5 फ्रॉम 6c5 7 into 7c5 into 7c5 बिल्कुल करेक्ट है बेटा. नेक्स्ट बता दो. 6c6 into 7c4. यस. तो अभी इनको अगर ऐड कर दूं, क्योंकि केसेज में जो नंबर बनते हैं उनको हमेशा प्लस किया जाता है. तो टोटल वेज आ जाएंगे in which he can attempt the question. 6c4 into 7c6 plus 6c5 into 7c5 plus 6c6 into 7c4. अभी तो तीनों को हमने ऐड कर दिया. अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देख लेते हैं.
6C4 को पहले तो 6C6 माइनस 4 6C2 कर दो तो थोड़ा आराम पड़ेगा, अदरवाइज 6C4 भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 7C6 बताओगे? 7C1 7C1 हाँ 7C1 और वैसे 7 which is डायरेक्ट equal to 7. 7 क्यों वैसे भी ना प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1 तो आंसर इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1 तो आंसर इज ऑलवेज प्रीफिक्स, बिल्कुल डायरेक्ट ही। अच्छा इसका आंसर बता सकते हैं? 6C5 6 क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1 और 7C5 को चेंज कर लो C2 2 और 6C6 1 प्रीफिक्स सफिक्स इक्वल आंसर इज 1 और 7C4 को 7C3 हाँ चेंज करने में फायदा है। ओके ये हो गया अपना 6 इंटू 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 7, ये हो गया 7 इंटू 6 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो गया 7 6 5 बाय फैक्टोरियल 3 6 और 6 कैंसर तो 15 7 जा 105 प्लस 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 जा 18 7 जा 126 लग रहा है, दोबारा देखना पड़ेगा। 18 इंटू 7 ठीक है प्लस 7 5 जा 35, बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपका होता है, फिर भी जो पॉसिबल है उतना मैं कर देता हूँ। ये 140 हो गया 266, बाकी आप देख लेना, मैंने जो पॉसिबल हुआ मैंने भी एफर्ट कर दी, ठीक है। ओके अब देख लो, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बड़े अच्छे सॉल्यूशंस हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड। यहाँ तक है। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लास्ट था ये 33 कर कहते हैं, अब 37 नंबर डिक्शनरी अरेंजमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हम लोगों ने। ये भी डिक्शनरी अरेंजमेंट वाला थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही केयरफुल रहने वाला, अच्छी प्रैक्टिस होगी डिक्शनरी की। नंबर 37 को रीड किया जाए। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, एक वर्ड है RANDOM, आर अरेंज्ड in all possible orders and these words are written out as in dictionary. Then find out the rank of the word random. Random की अपनी रैंक की कहाँ पर स्टैंड करता है, ऐसे क्वेश्चन डिक्शनरी अरेंजमेंट वाले पहले ही आपने किए हुए हैं और इसे हम लोग करते हैं। ये रैंडम वर्ड है और उसका आपने अगेन वर्ड को किया था पहले एक बार, अगेन वर्ड 50th वर्ड पता लगाइए अगेन में, अगेन को डिक्शनरी अरेंजमेंट दिया और 50th वर्ड क्या है, जहां तक मुझे याद आ रहा है वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर, तो और भी एक आधा डिक्शनरी का किया है पर अगेन वर्ड में काफी वर्क आया था। इसी तरह अब रैंडम वर्ड है। डिक्शनरी अरेंजमेंट कभी भी करना है, सबसे पहले उस वर्ड को एक बार डिक्शनरी अरेंजमेंट तो दे ही दीजिए, और क्योंकि उससे फिर आगे काम करने में आसानी हो जाती है। जैसे इस वर्ड का ए पहले ABCD, ऐसे एक बार अल्फाबेट रीड करें, ABCD हो गया, EFGHIJKLM, फिर M का नंबर NOPQR। अब ये अरेंज हो गए, ऑर्डर में अरेंज हो गई। अब आप रैंडम वर्ड रीड ना करके ये वाला वर्ड रीड करोगे, आपको आराम पड़ेगा रैंक निकालते टाइम, ठीक है। रैंडम वर्ड की रैंक चाहिए
तो रैंडम वर्ड तो आर से स्टार्ट होता है जो कि बहुत दूर है अभी। आप निकालिए नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। ऐसे धीरे धीरे अपना क्वेश्चन करने लग जाइए। बिगिनिंग विद ए, क्योंकि रैंडम वर्ड तो आर से स्टार्ट होगा, वो तो बहुत दूर है। पहले वो वर्ड पता लगाओ जो ए से स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पे मैं नीचे ना सैंपल बना देता हूँ, सैंपल से समझने में बहुत आराम पड़ा करता है। DMNOR, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए का मतलब ए इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग 5 कैन बी परम्यूटेड। परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। 1 into factorial 5, that is 120. A fixed in one way, remaining can be arranged in factorial 5 ways. A से स्टार्ट हो, पर A के से स्टार्ट हो गए उन वर्ड्स में हमारा वर्ड रैंडम कहीं भी स्टैंड नहीं करता। अब आप दूसरे और निकालिए। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद A के बाद आएगा D से स्टार्ट, स्टार्टिंग विद D। वैसे वो 1 into फैक्टोरियल 5 होंगे। फिर भी एक और सैंपल मैं बना ही देता हूँ। D से फिक्स, D को फिक्स कर दिया, AMNOR, और ये 1 into फैक्टोरियल 5 अगेन 120, स्टार्टिंग विद D हो गया। अब नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद M और रैंडम R तो बहुत देर में आएगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद M, वो भी फैक्टोरियल 5। सैंपल अब आप अपना बना लेना, 2 बार बना दिया मैंने। 120। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद M के बाद नंबर आएगा N का, स्टार्टिंग विद N, ये भी 120 आएंगे। रिपीटिशन है नहीं, देयर इज नो रिपीटिशन इन द लेटर्स। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद O, वो भी 1 into फैक्टोरियल 5, 120। और यहां तक हमारे रैंडम का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि रैंडम वर्ड R से स्टार्ट होगा। अब नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद R लिख दोगे तो रैंडम बाईपास हो जाएगा उसी में, इसलिए आप इनका टोटल कर लो। अब यहां तक, अप टू हियर टोटल इक्वल टू, ये हो गए 1 2 3 4 5 मालूम पड़े। देखो 600। हाँ 600 सही है। 1 2 3 4 5, 120 into 5 600 हो गए इनकी सम। ठीक, अब रैंडम वर्ड का पता लगाते हैं। रैंडम वर्ड कैसा है, वो RAN से स्टार्ट होता है, RAN से। तो RA रैंडम वर्ड, आपके पास जो R से स्टार्ट होगा वर्ड, तो R से स्टार्ट होने वाला वर्ड ऐसा ADMNO इस टाइप का होगा। R से जो स्टार्ट हुआ तो R तो फिक्स ही हो गया। तो अब आपके पास वर्ड, कुछ तो वर्ड RAD से स्टार्ट होंगे, फिर कुछ वर्ड RAM से स्टार्ट होंगे, फिर कुछ वर्ड RAN से स्टार्ट होंगे, उसी में रैंडम होगा। समझो बात को। कुछ वर्ड अगर मैं RA से स्टार्ट कर देता हूं और सारे वर्ड पता लगा देता हूं RA वाले, तो रैंडम बाईपास हो जाएगा उसी लिस्ट में, रैंडम चला जाएगा, आपका जान भी नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना, 3 लेटर से RAD से स्टार्ट करना है। देखना, नंबर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, एंड प्रैक्टिस में और भी करा दूंगा दूसरे क्वेश्चंस की। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद, अभी तक क्या था, आपने 1 फिक्स किया था, ADMNO। अब आपको मोर देन 1 फिक्स करना है। मोर देन 1 में अगर मैं RA से स्टार्ट कर देता हूं तो रैंडम वर्ड इसी लिस्ट में निकल जाएगा। आपको रैंडम की रैंक, रैंडम को कैच करना है, पकड़ना है कहां पर है वो। तो RA से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड नहीं लिखने आपको, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद RAD रखो। RAD के जो से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं
उसमें रैंडम बाईपास नहीं होगा, रैंडम वर्ड इसमें नहीं है, क्योंकि रैंडम वर्ड RAN से स्टार्ट होगा। तो आपको अभी पता लगाना है नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद RA, अकेला नहीं मैंने बताया, फिर आपको RA से अगर स्टार्ट करने वाले वर्ड पता लगा दिए तो रैंडम उसी के अंदर चला जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे। आपको रैंडम के लिए रैंडम को कैच करना है, पकड़ना है, रैंडम पकड़ में नहीं आएगा, निकल जाएगा, बाईपास हो जाएगा। फॉलो कर रहे हो? तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद RAD लेना पड़ेगा। RAD इसका मतलब RAD तो फिक्स ही कर लिए, MNO 3 प्लेस आपकी चॉइस के है, केवल 3 प्लेस आपकी चॉइस है, RAD फिक्स। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज आ गए, नंबर ऑफ वर्ड्स लिख तो दिया है, नंबर ऑफ वर्ड हेडिंग डाल दी, दोबारा जरूरत नहीं, इसी से लिख देता हूं। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद RAD फिक्स 1 वे, आर फिक्स, ये RAD को इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। एंड दीज क्रॉसेज कैन बी इंटरचेंज इन फैक्टोरियल 3। ये जो 6 वर्ड और आ गए जो RAD से स्टार्ट होंगे, और रैंडम वर्ड हमारा इस लिस्ट में नहीं है। ठीक, अब आगे चलिए। अब अगली लिस्ट ना RAD के बाद नंबर आएगा RAM का, अगर डिक्शनरी अरेंजमेंट थोड़ा बहुत आता है आपको तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद RAM से जो स्टार्टिंग होने वाले वर्ड हैं उनमें रैंडम फिर अता पता उसका नहीं है, रैंडम आगे है, यहाँ मतलब आफ्टर वर्ड है, बिफोर नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू RAM फिक्स्ड इन 1 वे, R फिक्स इन 1 वे, A फिक्स इन 1 वे, M फिक्स इन 1 वे, एंड रिमेनिंग 3 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 3। 6 वर्ड हमें और मिल गए, अब तक हमें 612 वर्ड मिल गए, और रैंडम अभी हमारे कैच में है, हम रैंडम वर्ड आगे है, रैंडम अभी निकला नहीं है। ओके, RAM के बाद अब RAN की बात होगी। अब आपको बहुत केयरफुल रहना है रैंडम वर्ड के लिए, क्योंकि RAN से अब स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड लिखने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज RAN से तो स्टार्ट होगा अगला वर्ड श्योर, क्योंकि RAM वाले तो निकल गए सब। RAN के बाद यहां देखिए RAN के बाद DMO रह गए अरेंजमेंट में, D आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा डिक्शनरी अरेंजमेंट में। ये वर्ड जो है वो नेक्स्ट है, तो एक वर्ड ये हो गया। उसके बाद और अभी रैंडम नहीं है, देखना पड़ेगा अभी। नेक्स्ट वर्ड फिर लिखिए आप अगला वाला। नेक्स्ट वर्ड इज RAN के बाद D जल्दी चेंज नहीं होता, पहले लास्ट 2 चेंज होते हैं, OM, यही वर्ड है। अब आप रैंक काउंट कर लो, तो रैंक ऑफ रैंडम वर्ड, रैंक ऑफ रैंडम आ चुकी है। इट इज इक्वल टू 600, तो वो हो गए थे 600 प्लस 6, 612 और 113, 114, 614th रैंक पर हमारा रैंडम वर्ड स्टैंड करता है। काफी एफर्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लास्ट में है, इसको स्लो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ऐसे स्लो इन्वेस्टिगेशन वाला एक क्वेश्चन कम से कम मुझे याद है, और है आगे मंडे, रैंडम की जगह मंडे वर्ड है, वो आगे है, वो मंडे की और प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक वर्ड और होता है सचिन करके, तो सचिन वाला तो क्वेश्चन नोट्स में तो है नहीं, पर एग्जाम में किसी में आया था, मुझे वैसे याद है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं लिखाता हूं अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा में लिख लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। तो व्हाट, शॉर्टकट में लिखता हूं, व्हाट इज द रैंक ऑफ, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको थोड़ी बहुत पता है, सचिन, व्हाट इज द रैंक ऑफ SACHIN, सचिन एज इन डिक्शनरी, बस बहुत है। डिक्शनरी में सचिन का रैंक क्या पड़ेगा, ये इसमें पूछा। हियर इज द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले तो इस सचिन को
आप अरेंज कर लो इसके लेटर्स को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे इंग्लिश रीड करके, अल्फाबेट रीड करके इनको ना सीरियल में जरूर कर देना, इसके बाद काफी आराम पड़ता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब सचिन वर्ड सर्च कर रहे हो तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, कुछ ए से स्टार्ट होंगे और उसमें सचिन नहीं होगा, फिर सी से स्टार्ट होंगे, फिर एच से स्टार्ट होंगे, फिर आई से स्टार्ट होंगे, फिर एन से स्टार्ट होंगे, और जब एस से स्टार्ट होने लग जाए तब आप स्लो हो जाना, क्योंकि उसी में वो सचिन वर्ड कहीं न कहीं आएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो ए इज फिक्स्ड इन वन वे, मैं यहाँ पे सैंपल बना देता हूँ कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा, आई एन एस, वैसे तो आप जान गए हो, ए फिक्स्ड इन वन वे, रिमेनिंग 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 6, यस, रिमेनिंग 5 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 5 120 वेज। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद 120, और इसमें सचिन का आता पता कुछ भी नहीं है। अब चलो, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद के आगे क्या लिखा जाएगा बताओ? हेलो, सी, यस, इट इज equal to factorial 5 into factorial 520. Okay, number of words starting with H is also 1 into factorial 5. अब किससे स्टार्ट कर दूं? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद I. I. It is 1 into factorial 520. नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद N, और इसमें सचिन कहीं नहीं है अभी तक, 1 into factorial 520. और नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद S अगर कर दिया तो सचिन बाईपास हो जाएगा, इसलिए अब आपको यहीं पर रुकना है और यहां तक की टोटलिंग कर सकते, टोटल अप टू हियर, क्योंकि फाइनल टोटल नहीं है, ये फाइनल रैंक नहीं है। इट इज 1 2 3 4 5, इंसिडेंटली इट इज 600। ठीक, अब बात आ गई सचिन की, तो नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट वर्ड जो एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड क्या है? एस से तो स्टार्टिंग हो गई, और ये डिक्शनरी अरेंजमेंट में लिखा हुआ ACHIN, डिक्शनरी अरेंजमेंट लिखा है ये वाला, तो एस के बाद क्या आएगा? SACHIN। तो सचिन आपको आसानी से मिल गया, ये वर्ड मिल गया, यही है सचिन, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो बहुत सारा नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद SA, स्टार्टिंग विद SC, स्टार्टिंग विद SH, ऐसे करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में सचिन सबसे पहले आ जाता है, वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, ACHIN में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, केवल S थोड़ा अलग है इसमें, अदरवाइज दीज आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो वी कैन से रैंक ऑफ सचिन, तुम आगे बताओ। 601। 601, और ऊपर मेरे ख्याल से TH लिखना है, 60 बना, ठीक, 601, ये उसकी रैंक है सचिन। देख लीजिए सॉल्यूशन और लिख लीजिए। इसके बाद एक वर्ड मंडे आएगा, थोड़ी देर में कहीं पर है, आपके नोट्स में है, क्या पता नेक्स्ट हो, जब भी आएगा तब कराऊंगा, उसमें काम थोड़ा ज्यादा है मंडे में। ओके, तो 37 हुआ था, अब हम लोग ये एक 36 है, थोड़ा सा ठहर के करते हैं, 36 और एक और है 39, सेम है बिल्कुल दोनों।
पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को ऑब्जर्व करें। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और वहां पर लिखिए कमिटी बननी है। कमिटी मीन्स कॉम्बिनेशन, कमिटी, टीम, एसोसिएशन, सेट, ग्रुप। जहां भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां पर कॉम्बिनेशन लगता है, और कमिटी वर्ड में तो सीधा कॉम्बिनेशन, दूसरा कुछ अप्लाई होता ही नहीं है। तो कमिटी बननी है। A committee of 7 has to be formed. Of 7 has to be formed. 7 की कमिटी फॉर्म करनी है। ठीक। From 9 boys and 4 girls. नीचे लिखिए 9 boys and 4 girls अवेलेबल। जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है 9 boys 4 गर्ल्स की अवेलेबिलिटी है हमारे पास अवेलेबल। व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम से इजी दे दिया कि कमिटी में 3 गर्ल्स हैं। ऑफ कोर्स रिमेनिंग बॉयज होंगे, 3 गर्ल्स। नंबर बी में थोड़ा सा टाइट हो गया क्वेश्चन। वो कहता है कम से कम 3 गर्ल्स हों। इसमें केस बनाने पड़ेंगे हमें। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैंने बीच में लिख दिया। फिर कहता है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, सी पार्ट वो भी लिख दिया उसके नीचे, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। बस ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क का आया था। पहले 4 का भी आया था, एक बार 6 का भी आया था। ओके, तो कम से कम 4 मार्क का तो रख ही लो क्वेश्चन। Committee of 7 to be formed from 9 boys and 4 girls. ये आपकी अवेलेबिलिटी है। अच्छा, कमिटी कैसी बननी? जिसमें 3 गर्ल्स हों। 3 गर्ल्स हों तो रिमेनिंग अपने आप बॉयज होंगे, क्योंकि कमिटी बननी है 7 पर्सन्स की। याद रखना, टोटल 7 मेंटेन रखना है आपको एवरी टाइम। टोटल 7 होना चाहिए कमिटी के अंदर। जब 3 गर्ल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज की कमिटी बताना चाहते हो? बताओ बेटे। 9C4 into 4C3। यस, 9 बॉयज में से 4 बॉयज ले लीजिए, 9C4 इंटू 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 4C3। कैलकुलेशन तो वैसे आपको करना, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ थोड़ा लिख तो देता हूँ। 9C4 के लिए स्टार्ट विद 9, राइट 4 रेगुलर फैक्टर्स 9, 8, 7, 6 बाय फैक्टोरियल 4, और 4C3 का मतलब 4 हो गया। और ये 24 आप कट कर दो। 8 चलो अब तो कट कर दिया, वैसे 8 को रहने दो। 6 4 जा 24, अच्छा है कट करना। ये आपका आ गया 72 इंटू 7। कभी कभी होता है टाइम तो मैं कर भी देता हूँ। 7 2 जा 14 और ये 50। 504 हमें लग रहा है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, देखो आप चेक कर लो खुद भी साथ में। ओके, यस तो 504 ही है। ठीक है बेटे। अब कहते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इनके मैं केस बना के देता हूँ। कम से कम 3 गर्ल्स के केसेज बनेंगे ऐसे कि मिनिमम 3 गर्ल्स चाहिए तो 3 गर्ल्स रख लो, और रिमेनिंग बॉयज तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। एक कमिटी में बी ऑफ दिस टाइप, 3 गर्ल्स 4 बॉयज। अब गर्ल्स को इंक्रीज कर सकते हो, तो कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए कहता है। तो ठीक है, 4 गर्ल्स रख लो तो 3 बॉयज रखने पड़ेंगे। क्या हम गर्ल्स को अब इंक्रीज कर सकते हैं? 5 गर्ल्स रखोगे तो 2 बॉयज होंगे। नो सर, बिकॉज गर्ल्स 4 ही है। अब हाँ, यही अदरवाइज ये कमिटी तो सही थी, 5 गर्ल्स 2 बॉयज की थी तो ठीक है, लेकिन हमारे पास गर्ल्स जो अवेलेबल हैं वो 4 अवेलेबल हैं, तो ये कमिटी पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज लॉजिकली इट वाज ओके। तो अब आगे रुक जाओ, बस जैसे ही पहली बार बंद हो जाए वैसे आगे
बंद कर दो। ऐसे केस वाले बहुत क्वेश्चन कराए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो 3 girls out of 4 girls, so that can be done in 4C3 way, और 4 boys तो 9C4, ठीक। अब 4 गर्ल्स चाहिए, तो आउट ऑफ 4 गर्ल्स यू नीड 4 गर्ल्स 4C4, एंड आउट ऑफ 9 बॉयज यू नीड 3 बॉयज 9C3, और टोटलिंग कर दो। 4C3 प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1, आंसर इज प्रीफिक्स। 9C4 तो कैलकुलेशन करो सीधा, 9C4 कुछ चेंज करने का फायदा नहीं है। स्टार्ट विद 9, 4 रेगुलर फैक्टर्स 9 8 7 6 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 4C4 हो गया 1, 9C3 9 8 7 बाय फैक्टोरियल 3, और थोड़ा बहुत कर लो, 4 6 जा 24, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये पहले वाली कैलकुलेशन लग रही है, 504 आएगा यहां तक का, प्लस 588 सर, टोटल आंसर 588 आएगा। अच्छा अभी कर लेता हूँ बेटा। अब 6 हो गया, 6 12 जा 172, और 12 7 जा 84, ये आ गया 448 588 बताया बेटा। यस सर, 588 588। अच्छा हाँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आपको थोड़ा नजर कम आया, तो 588 आ जाएगा। अब आ गया एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मैं साइड में थोड़ा लिख देता हूं। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है 9 बॉयज और 4 गर्ल्स की अवेलेबिलिटी है, इससे आपको क्वेश्चन करना, कुछ पहले वाला और कुछ नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, अगर हो सके तो कमिटी, सारी कमिटी आप बॉयज की बना सकते हो, और टोटल 7 की कमिटी बननी है, वो भी याद रखना है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या केस पॉसिबल हुए, केसेज। मैक्सिमम 3 गर्ल्स मतलब मिनिमम निल गर्ल ऑल बॉयज इन द कमिटी, मतलब आप 7 बॉयज की कमिटी बना दो, एक चांस ऐसा है। 7 बॉयज निल गर्ल, लिख दो निल गर्ल, बिना गर्ल्स की कमिटी ये परमिट कर रहा है। मैक्सिमम 3 गर्ल्स स्टार्टिंग फ्रॉम निल गर्ल, फिर होगा 6 बॉयज एंड 1 गर्ल की कमिटी बन जाएगी, फिर 7 6 5 बॉयज 2 गर्ल्स की कमिटी बन जाएगी, और भी है 4 बॉयज 1 2 3 4 बॉयज 3 गर्ल्स की कमिटी बन जाएगी। ये केस है इसके, ठीक है। और तो कोई कंडीशन इसमें लगती नहीं थी, यही कंडीशन है, ठीक है। तो बॉयज 9C7, ये 9C7 एंड निल गर्ल 4C0 कह सकते हो। 6 बॉयज 9C6 एंड 1 गर्ल तो 4C1। 5 बॉयज मीन्स 9C8 एंड 4C2, 9C4 इंटू 4C3। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। टोटलिंग के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, बाकी आप करते रहना। 9C7 को 9C2 लिखोगे, 4C0 1, 9C6 इज इक्वल टू 9C3, 4C1 इज 4, 9C8 आप बताओगे बेटे? 9C1 या 9 प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1, आंसर स्ट्रेट अवे प्रीफिक्स। 4C2 6 याद करके रखो, 9C4 कैलकुलेट करना, 9 8 7 6 बाय फैक्टोरियल 4। 4C3 बताओगे? सर ये हमने ऊपर किया था 504, वही किया था, बिल्कुल सही है। 4C3 वैसे 4 हुआ, ठीक है। हाँ, वो अगले स्टेप पे लिख देंगे, ठीक है। 24 कट गया, और चला देता हूँ थोड़ा और। 9 इंटू 8 72 बाय 2 36। 9C3 में तो काम है, तो 9 8 7 बाय फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 इंटू 4, प्लस ये 9 6 जा 54, प्लस ये आप बता रहे थे कुछ
9 is 70, ऊपर जो ये 9 is 72 into 7, 504. ओके, अब ये टोटल थोड़ा एक बार और लिख देता हूँ. 36 हो गया, 72 बाय 6, 12, 4 जा 48 इंटू 7, या आप अपनी इच्छा से जैसे भी कर सको करिए. और ये हो गया 558. आई लीव इट हियर, यू विल डू इट फर्दर. ओके, फिनिश करें फास्ट. यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन कि लॉजिक में कोई भी डाउट है कंसेप्ट में तो पूछिए. बाकी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूँ. इन्हीं की क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, और थोड़े बहुत बीच में छोड़ भी देता हूँ, उनकी भी प्रैक्टिस करिए. बस आप अच्छे हो जाओगे, थोड़ी सी और एफर्ट करके ठीक हो जाओगे. मैक्सिमम पार्ट साथ साथ भी लिख लिया करो. अच्छा, जो समझ में तेजी से आ रहा है फिर साथ साथ लिखना है. समझ में कुछ कम आ रहा है तो पहले समझ लेना और बाद में अपने टाइम में लिखना है. तो डबल मेहनत करनी है. मतलब समझ में तेजी से आ रहा है तो साथ साथ लिखिए. राइटिंग करना बहुत जरूरी. राइटिंग नहीं करोगे तो डल हो जाओगे. ये क्वेश्चन नंबर 38A और एक क्वेश्चन अभी छोड़ा था वो, और ये सेम है 33 परहैप्स. एक क्वेश्चन और था पहले 36 और ये जो अब करने जा रहे हैं 38A, सेम है दोनों. ठीक है. परम्यूटेशंस वर्ड का खुद का अरेंजमेंट इन्होंने मांग दिया. परम्यूटेशंस को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी पार्ट्स इन दिस वर्ड परम्यूटेशंस. तो क्वेश्चन को रीड करें. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड सच दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. सेवरल क्वेश्चंस. 38A नंबर डाल दो, ऑब्लिक 33, 36 और 38 सेम है. एक दो पार्ट का फर्क है. ये ग्रेटर पार्ट है, ये वाला ये ग्रेटर क्वेश्चन है, वो स्लाइटली स्मॉलर क्वेश्चन है. तो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस. आप इस वर्ड को धीरे से लिख लीजिए. परम्यूटेशंस. परम्यूटेशंस के लेटर्स काउंट कर लो पहले. 4, 4, 8, 4, 12 लेटर्स मालूम पड़ रहे हैं. इसकी जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी. ओके, परम्यूटेशंस वर्ड है. बी अरेंज्ड सच दैट नंबर 1 कहता है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. नो रिस्ट्रिक्शन के साथ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोगों को बतानी है. नो रिस्ट्रिक्शन. तो परम्यूटेशन वर्ड में रिपीटिशन लिख लो एक तरफ. देखो इसमें वैसे तो इसे बार बार लिखना पड़ेगा, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिखना. रिपीटिशन चाहे तो लिख लिया जाए या फिर 1 मिनट ऐसे ही काउंट कर देंगे. यहां पर है हम लोग. नो रिस्ट्रिक्शन बट देयर इज रिपीटिशन ऑफ लेटर्स. जैसे P ठीक है, E ओके, R ओके, M फाइन, Q ऑलराइट, T ओके, फिर आया A ओके, T, फिर अगेन T आया ना, तो T की रिपीटिशन, तो T टुगेदर करिए उनको तो थोड़ा आराम पड़ेगा ना फैक्टोरियल सर्च करने में. तो यहां तक हो गया मुझे लगता है. फिर I अलग है, O अलग ही है, N, S और एक ही जगह रिपीटिशन लगी. फिर देखो आप भी देखो. आई थिंक देयर इज ओनली 1 रिपीटिशन ऑफ T. और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कोई लेटर छूटा हुआ नहीं है. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन द वर्ड परम्यूटेशंस. अच्छा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट वर्ड लिख देता हूं इक्वल टू फैक्टोरियल 12
एंड टू आर सिमिलर ऑफ वन काइंड। इनको टुगेदर नहीं किया हमने, एक्स अज्यूम नहीं किया, नहीं, वो तो हमने ऐसे लिख दिया कि आपको समझ में आया कि टू का डिवीजन क्यों किया, इसलिए। तो फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 ये इसका आंसर है। थोड़ा बेटर आंसर लिखो तो 12 इंटू फैक्टोरियल 11 बाय 2, मतलब 6 इंटू फैक्टोरियल 11। ये एक अच्छा आंसर है, 6 इंटू फैक्टोरियल 11 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट है इसमें। देखिए नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है P कम्स बिफोर S। सेकंड वहां लिखिए आप, P कम्स, साथ साथ लिखा करें, बिफोर S। आपको वो अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें P जस्ट बिफोर S नहीं है ये वर्ड, यह है P बिफोर S। P पहले आए, S थोड़ा सा बाद में आए, 2-3 लेटर के बाद आएगा तो चलेगा। P जस्ट बिफोर S नहीं है ये, नहीं, P कम्स बिफोर S। अब देखिए आप किसी भी तरीके से लिखो, या तो P पहले आएगा या S पहले आएगा, तीसरी बात तो होगी नहीं। पहले मतलब स्टार्टिंग नहीं, P कम्स बिफोर S। P कम्स बिफोर S को जैसे अगर मैं यहाँ वर्ड लिखूं कोई, तो परम्यूटेशंस E R M U T A, फिर P T I O N S। मैंने उस परम्यूटेशन वर्ड को थोड़ा ई से स्टार्ट करके इधर उधर थोड़ा लिख दिया। तो इसमें क्या है, P कम्स बिफोर S। यस, जस्ट बिफोर S नहीं बोल रही है, PS टुगेदर नहीं बोल रहा है ना, P कम्स बिफोर S। तो आप कोई भी वर्ड लिखोगे तो वो वर्ड में 2 थिंग्स में से 1 थिंग हैपन होगी, आइदर P बिफोर S और S बिफोर P। बात क्लियर हो पाई? कोई भी वर्ड लिखोगे तो उसमें या तो P पहले आएगा या S पहले आएगा, तीसरी बात होगी नहीं। इसलिए जो 6 इंटू फैक्टोरियल 11 भी है ना, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इनमें 50% अरेंजमेंट, आधे 50%, हाफ अरेंजमेंट्स में P कम्स बिफोर S होगा, और जो रिमेनिंग हाफ अरेंजमेंट्स हैं उनमें S कम्स बिफोर P होगा। समझ में? तो 50% ऑफ टोटल वर्ड्स के जो 50% हैं उनमें P बिफोर S होगा। 50% ऑफ टोटल वर्ड्स विल कंटेन P before S and remaining 50% will contain S before P, क्योंकि 2 पार्टनर हैं, P before S या S before P, इसलिए वर्ड will contain P before S, ठीक, and remaining 50% will contain S before P। और इसलिए total number of words in this case it will be 6 into factorial 11 divided by 2, मतलब कि 3 into factorial 11 वर्ड्स में P बिफोर S होगा और 3 into factorial 11 वर्ड्स में S बिफोर P होगा। ठीक है, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखो समझो यहां तक, बड़ा क्वेश्चन है, काफी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। P कम्स बिफोर S का शेयर कितना है, 50%। S कम्स बिफोर S बिफोर P, S कम्स बिफोर P का शेयर कितना है, 50%। ठीक, और जस्ट बिफोर वर्ड नहीं है, PS आर नॉट नेसेसरली टुगेदर, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट, टीज आर टुगेदर। अब की बार इसने कह दिया जो 2 टीज है ना उनको टुगेदर रखना है। टीज आर टुगेदर वहां लिखिए, दोनों टीज को टुगेदर कर दो। वो तो मैंने वहां बाई चांस
कराते टाइम यार टीज टुगेदर कर दिए थे, लेकिन वो कंसीडर नहीं किए थे वहां। अब वही वाला सैंपल अब काम आ जाएगा। ये देखिए परम्यूटेशन, TERMUTAIONS, टीज शुड बी टुगेदर, कंसीडर दैम एज सिंगल लेटर। बांध दो उनको, टाई अप कर दो, बंडल बना दो। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन दिस केस इज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 11 वेज इनटू, फिर ना नंबर ऑफ इंटरनल परम्यूटेशंस का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 टीज कैन बी इंटरचेंज, ये these can interchange in factorial 2 ways, but both are similar of one kind, so divide by factorial 2। अगर ये दोनों मान लो yz होते, yz, तो फैक्टोरियल 2 वेज आना था, पर रिपीट ही है तो फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2। ये टोटल आंसर फैक्टोरियल 11 आके रह गया। टीज आर टुगेदर, टीज टुगेदर कर दिया आपने। अब देखो समझो थर्ड पार्ट। We will try fourth part now. फोर्थ पार्ट को रीड करना, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। अब की बार कहता है इसमें वॉवेल्स परम्यूटेशन वर्ड में ऑल वॉवेल्स टुगेदर। एक सेकंड आप हमारा लिखिए फोर्थ पार्ट, all vowels together, हेडिंग डाल दो। ऐसे हेडिंग डाल डाल के एग्जाम में लिखा जाता है, जो मैं यहां लिख रहा हूं वही एग्जाम में लिखना होता है। ये देखिए all vowels together, ठीक। वो वर्ड था परम्यूटेशंस, जिसकी स्पेलिंग अब तक याद हो गई होंगी आपको, तो देखना इसको, PERMUTATRONS। हमने क्या किया, वॉवेल्स एक तरफ कलेक्ट कर दिए। वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, क्वेश्चन से ऑल वॉवेल्स टुगेदर, इनको टुगेदर कर दिया और इनको एक्स अज्यूम कर लो, कंसीडर दैट एज सिंगल लेटर एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सैंपल बन गया, वहां लिख देना सैंपल है ये। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस केस इक्वल टू, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 में 2 आर सिमिलर ऑफ वन काइंड, सो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू नंबर ऑफ इंटरनल परम्यूटेशंस ऑफ दिस। इसके इंटरनल परम्यूटेशन हो गए फैक्टोरियल 5। ये 120 बाय 2 60 इंटू फैक्टोरियल 8। ये आपका आंसर हो गया। वैसे और अच्छा करना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी तरह पॉसिबल है। 8 बाहर कर दो इंटू फैक्टोरियल 7, वो 50 40 होता है। फैक्टोरियल 7 50 नहीं 50 40। अब थोड़ी कैलकुलेशन आप कर लेना, हो जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो देखता हूं फिफ्थ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट, ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन अनचेंज। वॉवेल्स का जो ऑर्डर है वो चेंज ना हो। ऑर्डर लिख लीजिए वहां हेडिंग तो, ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स अनचेंज्ड। ये उस टाइप का P कम्स बिफोर S वाला, उस टाइप का। ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इसमें कहते हैं वॉवेल अगर जो पहले आया वो हमेशा पहले ही आए, और जो बाद में आया वो हमेशा बाद में आए। तो वो ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमने आपका क्वेश्चन डाला। परम्यूटेशंस जैसे वॉवेल्स टुगेदर नहीं करने,
तो P, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं अलग, PERMUTATIONS। वो कहते हैं कि इन वॉवेल्स को आपने इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना, इसी ऑर्डर में आने चाहिए, जहां भी आए इसी ऑर्डर में आए, मतलब टुगेदर नहीं। तो ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ई पहले आएगा, फिर यू आएगा, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, कोई कहीं भी आए पर ऑर्डर ये हो, ठीक है। तो एक ऑर्डर में आए। तो आपने ना थोड़ी देर पहले निकाले थे बिल्कुल टोटल वर्ड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन निकाले थे, बिल्कुल ही सारे वर्ड्स निकाले थे। वो आए थे इतने, कितने आए थे बिना रिस्ट्रिक्शन के? वो ये 12 लेटर्स हैं, 4 8 4 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन 2 T's आर सिमिलर ऑफ 1 काइंड फैक्टोरियल 2। ये हो गया था मेरे ख्याल से 12/2 6 इंटू फैक्टोरियल 11 हो गया था। ये थे टोटल परम्यूटेशंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसमें ये वॉवेल्स आए हुए हैं, वॉवेल्स। तो वॉवेल्स के अरेंजमेंट है फैक्टोरियल 5। वॉवेल्स अकर इन, इसको समझने की ट्राई करना, थोड़ा सा हार्ड पार्ट है हल्का सा। वॉवेल्स अकर इन फैक्टोरियल 5 दैट इज 120 वेज। ये जो वर्ड्स हैं आपके ऊपर वाले, इनमें वॉवेल्स के जो अरेंजमेंट्स हैं वो 120 हैं, लेकिन हमें उनमें से एक ही अरेंजमेंट सूट करता है, ये वाला। पहले ई आए, फिर यू आए, फिर ए आए, फिर आई आए, फिर ओ आए। 120 अरेंजमेंट्स है वॉवेल्स के, जबकि हमें केवल 1 अरेंजमेंट सूट करता है, ठीक है। तो वॉवेल्स नाउ number of words in which vowels occur in order of E, then U, then A, then I, then O is equal to, जो 6 इंटू फैक्टोरियल 11 वर्ड्स हैं, इनके 120 पार्टनर्स हैं, और एक ही पार्टनर हमें ये वाला सूट करता है। इसलिए 1/120 को बैठ के आप सोचना ये क्यों हुआ, ठीक है। जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो फिर आप इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो, फिर कोई ज्यादा चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रिगरस है ये कि वॉवेल्स अपीयर इन 120 वेज इन दीज वर्ड्स, लेकिन हमें उन 120 वेज में से एक ही वेज ये वाला सूट करता है। तो इसके जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वो है 1/120 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 11। तो ये हो गया 1/20 इंटू फैक्ट। ये उसी टाइप का है कि P कम्स बिफोर S या S कम्स बिफोर P। तो वो 2 अरेंजमेंट थे, आराम से समझ गए। 50% में P बिफोर S आएगा और 50% में S बिफोर P आएगा, उसमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर ये 5 है, तो 5 का मतलब 120। तो जो ये वर्ड्स हैं इनके 120 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, इतना मिलेगा, 1/120 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 11, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन अनचेंज्ड। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जैसे आधा समझ में आया, थोड़ा सा कम रह गया तो पूछ सकते हो। EUAI ये एक अरेंजमेंट है, और ऐसे 120 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, और 120 अरेंजमेंट्स इतने वर्ड को बनाते हैं। 120 अरेंजमेंट्स मेक अप दीज वर्ड्स, तो 1 अरेंजमेंट विल मेक दिस अपॉन 120 वर्ड्स।
This is how I have divided. Order of vowels remain unchanged. और सिक्स्थ बहुत लेंदी पार्ट है. अब आप सेवेंथ पहले कर लो. वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस. सिक्स्थ पार्ट अगले दिन करेंगे, शायद काफी बड़ा पार्ट है वो. आज के लिए सेवेंथ पार्ट के लिए टाइम है आपके पास. वर्ड स्टार्ट विद पी एंडिंग विद एस. वहां पे लिख लो स्टार्ट एट पी एंड विद एस. स्टार्टिंग विद पी एंडिंग विद एस ज्यादा हार्ड इजी है. ये देखिए स्टार्टिंग विद पी, वो तो परम्यूटेशंस जो वर्ड था ना अपना PERMUTATIONS, वही तो खुद सैंपल है. स्टार्टिंग विद पी एंडिंग विद एस, सैंपल, दैट इटसेल्फ इज सैंपल. तो नंबर ऑफ वर्ड्स वेरी इजी टू फाइंड. अब की बार लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए नंबर ऑफ वर्ड्स. P फिक्स इन वन वे, S फिक्स इन वन वे, रिमेनिंग कितने रह गए बीच में बताओ बेटे. 10 रह गए. तो 10 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 10 ways. 2 are similar of one kind, so divide by factorial 2. Starting with P ending at S, यही तो हो गया फैक्टोरियल. हाफ ऑफ फैक्टोरियल 10. इतना ही है, ज्यादा नहीं है. ठीक है, ओके. आज यहीं पर रखूंगा ताकि